सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक स्पॉट्स। तो दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज को सीखेंगे। चीज क्या सीखेंगे? एक स्टोरी ही समझिए, एक कहानी समझिए। किसके बारे में कहानी है? ये कहानी है तकाशी कोटेगावा के बारे में। ये कौन थे? जैसे कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा है कि जापानीज डे ट्रेडर टर्न $13,600 into 153 million in 8 years, trading from his bedroom. सोचिए, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो ये ऐसा क्या किए हैं? ऐसा कौन सा चीज किए हैं कि इतना बड़ा अमाउंट ये बना लिया? तो आज हम ये चीज जानेंगे कि ऐसा क्या चीज है। और सबसे पहला चीज, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको एक ट्रेडिंग आपका इंप्रूव करने के लिए एक थिंकिंग मैं दे रहा हूं। इसको आप स्ट्रेटेजी की तरह लेना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी की तरह लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप भी बना लेंगे। माइंडसेट का खेल है। देखिए, ये माइंडसेट का खेल है। जैसे आप चीजों को समझेंगे, आगे जानेंगे, तो आप ये चीज समझ पाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है। एक माइंडसेट है, ये एक स्टोरी है। एक इंसान ने जिसने इतना बड़ा अमाउंट बनाया है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ है। तो इसीलिए मैं पहले ही इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई ऐसा स्कीम नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप सोचेंगे कि भाई मैं हम ये कर लिए और बहुत प्रॉफिटेबल। इस चीज को समझने के लिए आपको एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं, आखिर ये थे कौन? ताकाशी कोटेगावा कौन थे? देखिए, ताकाशी 1978 में पैदा हुए थे, जापान में। इनके बारे में बहुत ज्यादा तो इंटरनेट में मुझे मिला नहीं है, तो जितना मिला है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इनके बारे में, इनकी स्ट्रेटेजी जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना भी जरूरी। ये कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किए हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली अपने ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहते हैं। साल 2000 के आसपास ये ट्रेडिंग शुरू करते हैं, $13,000 का कैपिटल लेके। हाँ, जो 1.6 मिलियन येन होता है जापान में की करेंसी में। येन बोलते हैं जापान की करेंसी को, बहुतों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूँ। और धीरे धीरे 108 मिलियन डॉलर ये बना दिए। सबसे बड़ी बात, ताकाशी यहाँ पे जो दिए है ना, लैम्बोस, लैम्बोस मतलब लैम्बोर्गिनी कार, या $100 के घड़िया। ये क्या है? ये कोई लेविश या लग्जरी लाइफ में नहीं गए कभी। देखिए, इतना बड़ा अमाउंट बनाए हैं ये। है, इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने 108 मिलियन बनाया है। ये आराम से लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन ये अपने प्रोफाइल को बहुत छोटा रखते। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि माइंडसेट, यहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, यही माइंडसेट है, होता है, यही माइंडसेट का। अब ये कहा जाता है कि ये बहुत ही एक सिंपल सा अपार्टमेंट में रहते थे टोक्यो में, साधारण सा अपार्टमेंट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमते थे, और कभी भी अपना पैसे का दिखावा नहीं करते। ये कहा जाता है इनके बारे में। जब इनको पूछा गया, ताकाशी को, ये सीधा बोले कि मुझे नहीं लगता मैं कोई स्पेशल हूं। भाई, ये टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा किस्मत है, और मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है।
तो जो उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक आई एम स्पेशल, आई थिंक इट वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग, अ बिट ऑफ लक एंड हार्ड वर्क दैट लेड टू माई सक्सेस। इनको कहा जाता था बीएनएफ ट्रेडर, मतलब बाई एंड फॉरगेट, जो ये खुद को कहलवाना पसंद करते थे। एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल था इनका। इनका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही एग्रेसिव था, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक कोई स्टॉक ये होल्ड नहीं करते थे। ये पैसे को रोटेट करने में विश्वास करते थे, जो ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रीवियस कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि पैसे को आपको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाना है तो आपको पैसा रोटेट करते रहना। तो इनकी शुरुआती दिन में ये भी वही गलती की है जो आप भी किए, मैंने भी किया है, सबने किया है। स्कैनर यूज करना, इंडिकेटर्स यूज करना, ये सब उन्होंने किया है। गलतियां भी बहुत की है। ऐसा नहीं कि वो, जैसे आप सोच रहे होंगे कि कोई मैजिशियन है ये, इतना बड़ा अमाउंट बना लिया, कोई जादूगर है बहुत बड़ा। नहीं, वो आम आदमी है, हमारे आपकी तरह ही है। उसने माइंडसेट डेवलप किया, लेकिन कहाँ से? अपनी गलतियों से सीखा उसने। जो चीज बहुत लोग नहीं करते, गलतियों से सीखना जरूरी है। और बट ही ऑफन फाउंड दैट ही वाज टू लेट टू द मूव। कई बार उनको लगता था कि भाई मूव आ चुका है और मैं अब नहीं घुस सकता। तो उन्होंने एक 50 स्टॉक का अपना एक वॉच लिस्ट बनाया, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अच्छा प्राइस मूवमेंट आता है। अब ये उन स्टॉक्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। कहाँ से वो ऊपर से रिवर्सल आता है, नीचे से रिवर्सल आता है, बाइंग पोजीशन बना। अगर वो एक को पकड़ते, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2-3 दिन से ज्यादा नहीं गिरा, तो 2-3 दिन से ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, या किस हद तक, एक हद तक पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल नहीं कह सकते, स्विंग ट्रेडिंग कह सकते। अब अगर वो उसके अगेंस्ट में चले जाता है तो वो स्टॉप लॉस भी ले लेते और अगले ट्रेड की तरफ देखते। उनकी बिग ट्रेड्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ उन्होंने जो बिग बड़े ट्रेड किए हैं, कुछ बड़े ट्रेड्स थे जो बहुत ही फेमस हुए हैं। मिजुहो सिक्योरिटीज में उन्होंने पहला गलती किया 2005 में। बड़ी गलती, बड़ी गलती। क्या किया उन्होंने? एक शेयर बेचने की जगह उन्होंने 6,10,000 येन पर शेयर का ट्रेड कर दिया, और दे प्लेस्ड एन ऑर्डर टू सेल 6,006 एट 1 येन पर शेयर। मतलब उस शेयर की कीमत 1 येन था, उन्होंने 6,10,000 येन का पर शेयर कर दिया था। तो जो ब्रोकर था उसका, उसने 6,10,000 शेयर 1 येन पर शेयर में बेच दिया। ये उसकी गलती। अब now I can only assume there were no circuit breakers, trade bust or halts at the time because the shares plumbed and Takashi managed to scoop up a boatload at the lows. लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, शेयर ने रिबाउंड लिया और ताकाशी की गलती सुधर गई। दूसरा चीज, लिवडोर शॉक। अब अगला लिवडोर। लिवडोर was one of the hot tech companies of 2000, and in 2006 was investigated in for fraud, market manipulation, false accounting practices। जो लिवडोर कंपनी एक समय टेक, बहुत बड़ी टेक कंपनी थी, ये 2006 में फ्रॉड इनका पकड़ा गया, मार्केट मैनिपुलेशन पकड़ा गया और गलत अकाउंटिंग इनका पकड़ा गया।
that would be like NVDA being invested now. The whole house of cards will come. खैर, हमारा तकाशी ने अपने को कैपिटलाइज करने के लिए सेल ऑफ का वेट किया। जब पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया उसका, तब उन्होंने वहां से बाई किया और उनको भरोसा था कि ये अननेसेसरी गिरा है, पैनिक सेलिंग है, और मार्केट फिर रिबाउंड किया और उन्होंने पैसा बना लिया। तो अब हम जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि वो क्या करके वो इतने पैसे बनाए। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, शायद आप लोगों को कुछ और भी रिसर्च मिले, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जिसको समराइज किया जो वो करते थे, उनकी स्ट्रेटेजी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पेन और पेपर लेके बैठे और इसको नोट करते जाए, ताकि आप हर रूल को फॉलो कर पाए, क्योंकि इस माइंडसेट को बनाने के लिए ये पूरे रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। रूल्स बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठे। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी। छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट इन करेक्ट स्टॉक विथ मार्केट अपॉर्चुनिटी टाइमिंग। छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना है सही स्टॉक पे, किसके साथ? मार्केट अपॉर्चुनिटी टाइमिंग के साथ। मार्केट अपॉर्चुनिटी टाइमिंग क्या होता है? जब जिस वक्त में मार्केट आपको मौका देता है, उस मौके को भांपना। करेक्ट इन्वेस्टमेंट इन करेक्ट स्टॉक मेक्स यू ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जो इंसान सही स्टॉक में सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट करता है, वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहता है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये करते थे। इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन एटलीस्ट 6 months stocks which suddenly surges in volume but price doesn't move much, but consolidation should be at its high or near high, not in a stock that has made a high and came down significantly and then consolidating. Buy that stock on its breakout, but don't keep it for long time. देखिए, आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मतलब आप समझते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है कंसोलिडेशन। जो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे स्टॉक पे हमको इन्वेस्ट करना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक पे रहना चाहिए। तो कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें? इसके भी कुछ चीजें हैं। अब आपको क्या देखना है? आपने 6 महीने कंसोलिडेशन देख लिया, अब आपको क्या देखना है कि अचानक से उसमें वॉल्यूम आया। वॉल्यूम आया मतलब क्या? पहले देखिए, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम, हाँ, ऐसे छोटे छोटे थोड़े बड़े, एक अचानक से आप देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनने चालू, हाँ, तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको उसी वक्त अलर्ट हो जाना है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है,
प्राइस ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक प्राइस, एक स्टॉक 100 रुपए में चल रहा है और उसमें 4-5 दिन से लगातार अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक 102 रुपए, 101 रुपए, 102 रुपए ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या, वो ब्रेकआउट अभी तक किया नहीं, लेकिन उसमें वॉल्यूम आना चालू हो गया। इसका अर्थ क्या होता है कि उस स्टॉक में कोई तो भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमको वेट करना है ब्रेकआउट का, हमको वेट करना है उसके ब्रेकआउट का। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आ गया और सीधा घुस गए, जी नहीं, आपको हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है। जहां उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, आपको एंट्री बनानी है। अब एंट्री कैसे कर, एंट्री और एग्जिट कैसे, देखिए हम इसको देखेंगे, हमारी एंट्री कैसे होगी। एंट्री उस पॉइंट पे होगी जहां बड़े प्लेयर एंट्री ले। अब हमको कैसे पता बड़े प्लेयर दे रहे, कोई आके तो बड़ा प्लेयर हमको बताएगा नहीं कि भाई एंट्री हम ले रहे हैं करके, तो कोई बड़ा प्लेयर आके आपको बताएगा नहीं कि हम एंट्री ले रहे हैं। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एक पोजीशन जहां पे बार बार आके रिवर्स कर रहा, एक जगह जहां प्राइस बार बार आके रिवर्स कर रहा है, जहां से बार बार वो रिवर्स कर रहा है। जहां जैसे मान लीजिए, और उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। देखिए जैसे मान लीजिए एक कैंडल ऐसा बना, हाँ, एक हाई बना, यहाँ एक हाई बना, यहाँ से एक लो बना, यहाँ थोड़ा हाई बना, यहाँ थोड़ा हाई बना, प्लीज ड्राइंग पे मत जाइएगा, यहाँ इसने लो बनाया, यहाँ इसने लो बनाया, यहाँ इसने हाई बनाया, यहाँ इसने हाई बनाया, यहाँ इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर इसने लो बनाया। तो इस जगह से आपका ऑलमोस्ट ये रिवर्स बार बार कर रहा है, ये हमको देखना जरूरी है कि ये बार बार यहाँ से हमको रिवर्स कर, मतलब क्या, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, जहां से बड़े प्लेयर्स का, और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एफबीसी वगैरह अगर आपको नहीं आता, प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट मनी को समझना जरूरी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना शुरू कर इसने, तो ऑर्डर ब्लॉक पे आपको वो जगह होती है जहां बार बार कोई बड़ा प्लेयर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है। देखिए चीज क्या होता है, मैंने उसमें भी समझाया, यहाँ भी एक बार और बता दे रहा हूँ शॉर्ट, कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसा जगह होता है जहां एक बार में, देखिए बड़ा प्लेयर अगर आता है तो बड़ा अमाउंट लेके आता है, उसके ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते। क्यों नहीं होते, मान लीजिए वो, उसको 1000 क्वांटिटी खरीदना है, अब उसको मिला 400 क्वांटिटी वाला सेलर, भाई सेलर भी तो चाहिए ना। अब उस पोजीशन में उसको 400 क्वांटिटी वाला सेलर, जैसे ही उसने 400 क्वांटिटी, उसने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया, 400 क्वांटिटी उसका एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस ऊपर शूट कर गया, फिर वो वेट करेगा कि प्राइस उस जगह है, प्राइस वापस आता है उस जगह, फिर एक मिलता है जिसमें 400 क्वांटिटी हुआ, उसका शूट कर गया, फिर वापस आया, फिर 200 क्वांटिटी, तो इस तरह से उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो ऐसे उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो इसके साथ हमको ये भी देखना जरूरी है कि वॉल्यूम का भी स्पाइक हो, ऐसा नहीं कि भाई प्राइस तो शूट कर रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन, दैट मीन्स वो ट्रैप करेगा, वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर डिक्रीज तो फेक ब्रेकआउट हो जाता। अब एग्जिट कैसे करना है,
जब रिटेलर खरीदना शुरू करे, मतलब क्या, जब मार्केट में प्राइस एक ऊंचाई तक पहुंच गया हो और वो एक डिप क्रिएट करना शुरू कर दे। वो जब डिप क्रिएट करना शुरू कर देता है ना, तभी आपको वहां से बाई करना है, जो एग्जिट करना चाहिए। तो ये होता है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हमारा चौथा पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, क्या करते थे, मैक्स प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन। अब ताकाशी क्या करते थे, वो एक बार में पूरा अपना जितना भी पोजीशन है एग्जिट नहीं कर देते। मान लीजिए एक स्टॉक उन्होंने 100 रुपए में खरीदा, वो 110 तक गया, उन्होंने 30% एग्जिट कर दिया, 115 पे 40% एग्जिट कर दिया, और जो बचा कुचा था वो मान लीजिए 120 पे एग्जिट कर दिया। तो इस तरह आपको एक टारगेट सेट करना है, आपको देखना है कि टारगेट कहाँ है। आपको एक टारगेट सेट करना है, मान लीजिए आपने 20% का टारगेट लिया, 15% का टारगेट, आपने 10% का टारगेट, मान लीजिए आपको 10% चाहिए। अब 10% में से आप क्या करेंगे, 5% चढ़ गया, आपने 30% एग्जिट कर दिया। ये एक बता रहा हूँ, ये टारगेट अपना आप लोग सेट कीजिएगा अपने अपने हिसाब से। उसके बाद मान लीजिए 7% गया, अब 40% और एग्जिट कर दिए, फिर 10% तक का वेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वो 10% नहीं भी पहुंचा और रिवर्स कर गया और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो भी आप प्रॉफिट में रहे। समझ रहे बात को। अब पांचवा पॉइंट ये है, फेक ब्रेकआउट ट्रैप। फेक ब्रेकआउट ट्रैप कैसा होता है, देखिए, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट इज फेक। जो मैंने अभी बताया कि ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन वॉल्यूम ने आपको सपोर्ट नहीं किया। मतलब क्या, वो प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, जाके सीधा नीचे मारे, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, वो होगा। चांसेस ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। क्यों, क्यों बढ़ती है, देखिए, मैं जो चीज आपको बताता हूँ ना, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर वॉल्यूम आ रहा है किसी ब्रेकआउट में, इसका साफ मतलब है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड है, उस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड होंगे तभी वॉल्यूम आएगा, अदरवाइज वॉल्यूम नहीं आएगा। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम तभी स्पाइक करेगा जब लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो वही चीज होगा कि वॉल्यूम अगर डाउन है, तो मतलब उसके रिवर्सल के चांसेस। अब ब्रेकआउट के बाद में मान लीजिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और उसके तुरंत बाद प्राइस शार्पली गिरना चालू हो जाता है, जिसको मैंने लिक्विडिटी स्वीप में समझाया। तो वो भी एक ट्रैप है, वो भी एक ट्रैप है। देखिए, हर चीज वो स्मार्ट मनी से मैच करती है। अगर आपने स्मार्ट मनी का सीरीज वाले वीडियोस को देखे हैं, तो हर चीज उससे मैच, हर चीज कनेक्टेड है। स्टॉक मार्केट में हर चीज कनेक्टेड है, प्राइस एक्शन ही है ये। अब देखिए, चीज क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद में ब्रेकआउट तो किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद मान लीजिए उसने कोई रिवर्सल पैटर्न बना दिया, जैसे शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल की, समझ जाइए, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वहां बड़े प्लेयर्स उस जगह पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए हैं। तो बेहतरी आपकी भी है कि आप निकल जाए, वेट मत कीजिए। कई बार देखिए, आपने 10% का टारगेट लिया, कई बार 10% नहीं भी आ सकता है। एक ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, 3% 4%, भाई आप प्रॉफिट में तो है ना, निकल जाइए।
जहां आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन सपोर्ट में नहीं है, तुरंत निकल जाइए। ये मत सोचिए कि भाई अगर गया तो, और अगर के चक्कर में लोग मरते हैं। अब देखिए बिग प्लेयर्स का सेल इंडिकेशन क्या हो, बड़े प्लेयर्स कैसे सेल करते हैं, जो हमको इंडिकेशन मिले। अगर सेम चीज है, अगर वॉल्यूम के साथ सडन स्पाइक वॉल्यूम दिखता है और ब्रेक डाउन होता है कंसोलिडेशन, उसका मतलब वो सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है। किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जाके अगर कंसोलिडेट करना चालू कर दे तो वहां भी, या खासकर अब आप बोल रहे हैं कि अब आप बोलेंगे कि भाई अगर ऑल टाइम हाई में जा रहा है तो फिर हमको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो उस समय साइकोलॉजिकल प्राइस को देखिए, जैसे 200 300 400, या फिर 2000 3000 4000। तो ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को देखिए अब उस जगह पे जाने के बाद में, क्योंकि इसी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे ही वो मैक्सिमम टाइम वो सेल करते हैं बड़े प्लेयर्स। और बाई भी बड़े प्लेयर्स देखेंगे आप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे भी प्राइस पे ही करते हैं। तो ये आपको सेलिंग इंडिकेशन एक दे सकता है कि उस जगह पे जाने के बाद वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले गए, अब वो ब्रेक डाउन करेगा, तो उससे पहले आप निकल लीजिए। सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, थिंक डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। थिंक डिफरेंट फ्रॉम क्राउड, जो दुनिया सोचती है, कभी भी आप एक नोटिस करके देखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, न्यूज चैनल्स जब भी बोलते हैं ना कि अब मार्केट 26,000 जाएगी, अब 27,000 जाएगी, अब 28,000 जाएगी, मार्केट धड़ाशायी होगी। जैसे ही न्यूज चैनल्स बोलते हैं लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैक्सिमम लोग, कि अरे मार्केट तो 20,000 चली जाएगी, मार्केट तो 21,000 चली जाएगी, 19,000 चली जाएगी, कोई बोल रहा था 13,000 चली जाएगी, मार्केट सडन जंप मारना शुरू कर। तो भाई साहब, भीड़ से अलग सोचिए। देखिए 93% लोग लॉस कर रहे हैं, आपको 7% में आना है, तो आपको वो 7% की तरह सोचना है, 93% की तरह नहीं। 93% की तरह नहीं, न्यूज चैनल देख लिए, इसको देख लिए, इन्फ्लुएंसर को देख लिए, उसको देख लिए, इसने बता दिया, उसने बता दिया, हमने ले लिया। नहीं, मत कीजिए, अलग सोचिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करना। अब लिक्विडिटी जोन्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसको देखिए। सिंपल सा बता दे रहा हूं, एक जगह पे अगर प्राइस रुकता है, 2-3 कैंडल बनाता है, तो वो उसका लिक्विडिटी जोन बन जाता है, मतलब वहां से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। आपको ये देखना है कि किसी का स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप को देखना है, आपको ऑर्डर फ्लो देखना है, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। ये सब स्मार्ट मनी के काम है। तो आपको लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे, देखिए ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो ऊपर में कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, भाई कहाँ से किसने ऑर्डर प्लेस किया, रिटेलर ने प्लेस किया, उसके स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, लिक्विडिटी जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और लिक्विडिटी स्वीप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो आप बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट, और ये जो ट्रैप कर दिया मार्केट ने, ये सारी चीजें वही बताता है लिक्विडिटी जोन्स। आपको वो लिक्विडिटी जोन्स अगर पकड़ना आ गया, देखिए आप सिर्फ वीडियो देख के तो नहीं समझेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको चार्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ, देखिए आपको सिर्फ मैं आइडिया दे सकता हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूँ,
मैं आपको हाथ पकड़ के सिखा नहीं सकता, आपको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी जरूर। तो ये हो गया 7 नंबर। अब देखिए, वॉल्यूम देखने से नहीं होगा सिर्फ। ताकाशी सिर्फ वॉल्यूम नहीं देखते थे, वो डेल्टा भी देखते थे। अगर स्टॉक पर जा रहा है और स्टॉक का डेल्टा नेगेटिव है, मतलब वो ऊपर से नीचे आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। अब ये डेल्टा आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई भी स्क्रीनर में आप देखेंगे कि आपको डेल्टा दिख जाएगा। आपको ज्यादा मैथ्स जानने का जरूरत नहीं, मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप कहीं भी आप डेल्टा नेगेटिव स्टॉक्स देखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव स्टॉक्स देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और अगर स्टॉक गिर रहा हो और उसका डेल्टा पॉजिटिव है, तो मतलब वो बॉटम आउट करेगा। तो जहां आपको बॉटम आउट कर रहा है, वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुद्दे की बात क्या है, सिर्फ वॉल्यूम मत देखिए, आपको डेल्टा भी देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ने तो ऊपर दे दिया, स्पाइक दे दिया, लेकिन कई बार आप बोलेंगे कि भाई वॉल्यूम तो स्पाइक दे गया, दे दिया, लेकिन वो ऊपर थोड़ा सा जाके फिर नीचे आ गया। क्यों आ गया? डेल्टा उसका नेचुरली नेगेटिव रहा होगा, तभी वो नीचे आया। वो चीज भी आपको देखना जरूर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क मैनेजमेंट, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते। मैक्सिमम लोग नहीं करते। तो भाई आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट 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 चीज है। मैं 3 बार इम्पोर्टेंट इसीलिए बोला कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। स्टॉप लॉस आपको साइंटिफिकली लगाना है। आपको ये नहीं कि भाई, अब मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक आपने खरीदा, आपने सोच लिया 98 आएगा तो मैं काट दूंगा। अरे भैया, 98.10 से अगर वो तेजी से गिर के 85 पे चले गया है, एक बड़ा कैंडल बना दिया, कहाँ बचोगे आप? अब काटने से पहले पहुंच गए 85। तो भैया आपको उस साइंटिफिकली लगाना जरूरी है। अब स्टॉप लॉस क्या करते थे वो 1% का स्टॉप लॉस। 1000 रुपए का ट्रेड उन्होंने लिया तो फिर 100 रुपए का, 10 रुपए का स्टॉप स्टॉप लॉस है। अब उससे उनको फर्क भी नहीं पड़ता, 1% से फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए उसके 10 ट्रेड भी गलत हो गए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो कमा लेंगे, या 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में गया तो वो कमा लेंगे, कहीं ना कहीं से कमा लेंगे। तो हमको ये जानना है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए, स्टॉप लॉस का भी एक सिस्टम होता है। स्टॉप लॉस, अब मान लीजिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। क्या, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके ड्रॉ कर, ड्रॉ कर, देखिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉ। अब देखिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक सपोर्ट है, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इसने यहां से ब्रेकआउट दिया, आपने यहां का स्टॉप लॉस लगाया। अब मान लीजिए अगर इसने फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे आ गया तेजी से, तो ये हिट कर जाएगा। आपको स्टॉप लॉस के थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए सपोर्ट, जस्ट थोड़ा सा, हल्का सा नीचे।
ताकि अगर सपोर्ट को हिट भी करे तो आपका स्टॉप लॉस खैरियत में रहे। समझ रहे बात को? ये चीज आपका जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका सपोर्ट आ रहा है 98 पे, ये नहीं कि आप 95 पे स्टॉप लॉस लगा। हाँ 97 ठीक है, 95 पे नहीं लगा, इतना दूर नहीं, 97 ठीक। अब इसमें एटीआर आप यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर। अब एटीआर क्या चीज होता है, देखिए एटीआर क्या होता है। हम थोड़ा एटीआर के लिए थोड़ा सा मैं चार्ट पे जाऊं। देखिए ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोला हुआ है, यहां लगा हुआ है एटीआर। ये होता है एवरेज टू रेंज। मतलब इस दिन में, जैसे ये डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट के हिसाब से ये देखिए ये जो दिखा रहा है 32.33, एटीआर अभी कितना है 32.33। मतलब डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट एक का रेंज बना सकता है ऊपर या नीचे जाने का 32 रुपए 33 पैसा, ये रेंज रहता है मार्केट का। तो हम उस हिसाब से भी एक 32, मान लीजिए एटीआर दिखा रहा है 32 रुपए 33 पैसा। अब हम मान लीजिए सपोज यहां से बाई कर, है हमने इसके नीचे ये 1419 है, इसमें से हम 32 रुपए 33 पैसा माइनस करके और थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, मान लीजिए इसको हम कर दिए 31 रुपए या 30 रुपए 50 पैसे। हम 30 रुपए 50 पैसे में हम एसएल लगा, 30 रुपए 50 पैसे माइनस करके हम एसएल लगा। इससे क्या हुआ, हमारा एसएल तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन हमारी ट्रेड लंबी जाएगी। तो ये होता है स्टॉप लॉस लगाने का सिस्टम। अब देखिए पोजीशन साइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पोजीशन का साइज क्या होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? आपको रिस्क देखना पड़ेगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपए रिस्क लिया। अब आपने 1000 रुपए रिस्क लिया डिवाइडेड बाई आपका स्टॉप लॉस जो अभी आपको बताया। मान लीजिए रिलायंस का ही हम एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपए डिवाइडेड बाई मान लीजिए 31 रुपए, वो जितना आ रहा है उसको आप पोजीशन साइज बना लेंगे। एक मिनट मैं इसको कैलकुलेट करके आपको करेक्ट बता देता। मान लीजिए आप 1000 रुपए डिवाइडेड बाई आपका, हम राउंड फिगर में ही ले लेते हैं 30 रुपए, तो यहाँ 33.33 आ रहा है, तो 33 शेयर आप रिलायंस के लेंगे फॉर, मतलब ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको 33 शेयर लेना है। तो ये आपका हो गया पोजीशन साइज। रिस्क रिवार्ड, वो कभी भी तकाशी 1:2 से कम का ट्रेड नहीं लेते। मतलब अगर 100 रुपए वो देने को तैयार है तो 200 रुपए का टारगेट रख, तभी तो भैया आपको प्रॉफिट आएगा, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में ही है। ये आखिरी पॉइंट, रिकॉग्नाइज द मार्केट ट्रेंड, वो कहते थे फंडामेंटल, हाँ, और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये चीज सजेस्ट नहीं करता हूं कि फंडामेंटल्स आप भूल जाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है प्लीज फंडामेंटल्स को बराबर देख के ही पोजीशन बनाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप एक बार फंडामेंटल्स को ओवरकम कर सकते, जैसे कि तकाशी 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रखते, तो वो उनके लिए वो सही था कि फंडामेंटल्स को एक बार ओवरकम करके चार्ट पैटर्न्स और चार्ट्स के बेसिस पे, स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो काम करते। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज बिल्कुल घातक हो जाएगा। अगर जैसे येस बैंक, फंडामेंटल्स खराब हुए और डूबो,
बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, तो फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देखना जरूर। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाइए। अप ट्रेंड क्या होता है आपको पता है, हायर हाइज एंड लोअर लोस, हायर लोस सॉरी, लोअर लोस मैंने गलती से लिखा है, हायर हाइज एंड हायर लोस। अब इसमें क्या है, 50 ईएमए और 200 ईएमए वो यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने। अगर 50 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर है मतलब अप ट्रेंड है, 50 ईएमए 200 ईएमए के नीचे है मतलब वो डाउन डाउन ट्रेंड। अब अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, ये फेक इंक्रीज जो मैंने पहले बताया अभी, ये क्या करते थे, कोशिश करते थे कि पुल बैक में एंट्री ले। पुल बैक मतलब क्या हुआ, अगर एक स्टॉक ऊपर भागा, थोड़ा सा ऊपर भागा, फिर उसने वापस आके 50 ईएमए को टच किया, कहा जहां 50 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर है, वहां की बात बोल रहा हूं। जब आप ट्रेंड में है मार्केट, ऊपर भागा और नीचे आया, 50 ईएमए टच किया, वो बाई कर लेते और वहां से रिवर्सल का वेट कर। कंसोलिडेशन को भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से अगर ब्रेक किया तो वो वहां भी वो बाई कर। तो ये हुआ। अब हम कंक्लूजन में आते हैं। देखिए, आपको पूरे रूल्स लिखने हैं, हर स्टेप को माइन्यूटली समझना है, जरूर हर स्टेप को। इस वीडियो को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए। नोट कीजिए हर चीजों को, और पूरे रूल्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रेटेजी के हिसाब से ले रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पहले बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, तभी अप्लाई कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए किसी भी स्ट्रेटेजी में, नॉट ओनली मैं इस स्ट्रेटेजी की बात करूं, किसी भी स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये माइंडसेट है। आप वीडियो को अगर समझे होंगे, अगर आपको समझ में आया है वीडियो, तो ये पूरा माइंडसेट है कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रहा है, लिक्विडिटी जोन्स कहाँ पे बन रहा है, लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो वॉल्यूम देख के वो माइंडसेट को समझ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर फिर भी आप स्ट्रेटेजी की तरह इसको टेस्ट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन पहले मेरा रिक्वेस्ट है, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, फिर रियल ट्रेड में आइए, अगर कॉन्फिडेंस आपको आता है तो। और ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई पॉन्जी स्कीम या ग्रीड है या कोई ट्रैप है कि भाई आप भी करोड़ नहीं बना सकते। देखिए, अगर ऐसा होता ना कि सभी अगर बना लेते, तो भाई कईयों ने इनके बारे में पढ़ा होगा और आज सब करोड़पति हो जाते। ये सब स्ट्रेटेजी कई कई लोगों ने स्टडी किया होगा, मार्केट में स्टडी करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो भाई वो माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है, उनका वो माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। वो रूल्स जो लिखे हैं फॉलो करना है, मतलब करना है। अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद भले वापस भाग जाए मार्केट, तो सोचते नहीं थे, तुरंत निकल जाए। ये चीजें, रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जरूर, तो तभी आपका माइंडसेट बनेगा। आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं। और प्लस देखिए, उन्होंने इतना पैसा बनाया, सबसे बड़ा चीज क्या है रिच बनने के लिए, आपको नॉर्मल लाइफ जीना है। आप कितना बचाते हैं, आप कितना एसेट्स क्रिएट करते हैं। और एसेट्स क्या है, एसेट्स वही चीज है जो आपको पैसा बना के दे, ये नहीं जो आपसे आपका पैसा ले ले। कई लोग बोलते हैं भैया गाड़ी एसेट है, अरे भैया आपको इंश्योरेंस भरना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसके पीछे पेट्रोल डालना पड़ता है, खर्चे हैं उसके, वो कहाँ से आपका एसेट हो गया। आप बोलेंगे घर एसेट है, अरे घर में आप रहते हो, जिस घर में घर एसेट है, आपने किराए पे दे रखा है, वो एसेट है, आपको पैसा कमा के दे। आप घर में रह रहे हो, आपको घर मेंटेन करना पड़ रहा है, आज नल खराब हो गया, कल बिजली का खराब हो गया, हाँ,
परसों ये टूट गया, नरसों वो हो गया, तो खर्चे हैं, वो खर्चा करा रही घर भी, कोई एसेट नहीं है। तो एसेट आपको समझना पड़ेगा, तो वो चीजें उन्होंने समझा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज और कोई चार्ट पे हम उम्मीद नहीं कर, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ चार्ट पे जाके दिखाना पड़ेगा मुझे। इसको आप लोग खुद ही चार्ट्स पे देखिए, स्टॉक के स्क्रीनर्स बनाइए। हाँ, तो ठीक है, आपको कैसा लगा ये छोटा सा मेरा कोशिश, प्लीज बताइएगा। और मैं एक गूगल शीट भी बना रहा हूँ इसके ऊपर, कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, अगर वो सक्सेस होता है तो मैं आगे के वीडियोस में वो गूगल शीट आपको शेयर करूँ। तो ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।